1974 मिस्टर अहमद रजा कसूरी इचरा के मुकाम पर अपनी गाड़ी में जा रहे थे, अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ मौजूद थे कि कंधी गोली उनके सर पे आके लगती है और वो मौके पे मर जाते। इस केस की एफआईआर दर्ज होती है। कंप्लेनेंट एफआईआर में लिखवाता है कि मिस्टर अहमद खान कसूरी चूंकि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तकरीर किया करते थे, तो उसी रंजिश के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो की इमां पर मिस्टर कसूरी का मर्डर हुआ है। इस एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। पंजाब पुलिस का थाना इचरा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुल्जमान ट्रेस नहीं हो पाते। इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि उस वक्त की सीआईए कहलाती थी, सीआईए के पास जाती है, जो बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना और अब सीसीडी बन चुका है। उस वक्त की सीआईए के एक इंस्पेक्टर इसके ऊपर पूरी 9 महीने 15 दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब सबमिट करवाते हैं तो वो बताते हैं कि मुल्जमान ट्रेस नहीं हो पाए। डीएसपी एसपी के जरिए इसको फॉरवर्ड करवाता और एसपी इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के ऑर्डर कर देता है। अप्रैल 1976 में ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज होती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट इस क्लोज्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऑर्डर सादर फरमा देता है कि इसको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है और इस मैटर को मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। 1977 में जुलाई के अंदर जियाउल हक मार्शल लॉ लगा देते हैं और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट देते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जैसे ही पलटा जाता है तो 3 साल पुराना केस दोबारा जिंदा हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे मामला थे जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल ना मिला। एक इन्वेस्टिगेशन जो कि क्लोज हो चुकी थी, जिसको 3 साल गुजर चुके थे, उस इन्वेस्टिगेशन को 3 साल बाद बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के ओपन कर दिया गया। यह गैर कानूनी था, गैर आईनी था। इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ ओपन होती है बल्कि इन्वेस्टिगेशन ओपन करके इन्वेस्टिगेशन एफआईए को दे दी जाती है। मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस की जिम्मेदारी थी, जो कि सीआईए के पास इन्वेस्टिगेशन गई थी, वो बिना किसी ऑर्डर के एफआईए के पास आ जाती है। एफआईए इस केस को अपने पास मंगवाने से पहले ही इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यानी अगस्त के अंदर 1977 में यह केस एफआईए के पास जाता है, लेकिन जुलाई 1977 के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन इस केस के ऊपर शुरू हो जाती है। यहां तक कि डिप्टी डायरेक्टर खालक की केस डायरी पाई जाती है जुलाई 1977 की, जो कि शो करती है कि एफआईए ने तो इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू कर दी थी, तो केस फाइल लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हो गई। दूसरा मामला कि जब मैजिस्ट्रेट एक इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर चुका है तो 3 साल बाद वो केस कैसे रीओपन हो जाता है। तीसरे नंबर पर वादा माफ गवाह बनाए गए। इस केस के अंदर जितने भी मुल्जमान थे जिन्होंने उसका मर्डर किया, उनको वादा माफ गवाह बना दिया और उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाई कि हमारा जमीर जिंदा हो चुका है और हमने तो जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पर अहमद नामी उस शख्स का कत्ल किया जिसको मिस्टर कसूरी के नाम से माइंदा पुकारूंगा। मिस्टर कसूरी के मर्डर के 3 साल बाद जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन एफआईए के पास आती है तो एफआईए अपनी इंटरम रिपोर्ट के अंदर एफएसएफ उस वक्त की जो फोर्स थी उनमें 5 लोगों को मुल्जमान डिक्लेयर करता है, जिसमें उस वक्त एफएसएफ का जो डायरेक्टर है वो भी गिरफ्तार होता है, एक जनरल डायरेक्टर गिरफ्तार होता है, 2 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक एएसआई। इन तमाम लोगों को कसूरवार करार देकर इंटरम चालान जमा करवाया जाता है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट और फाइनल चालान जब सबमिट होता है तो उसमें 2 मुल्जमान को अप्रूवर बना दिया जाता है, यानी वादा माफ गवाह बना दिया जाता है, जिसमें मसूद अब्बासी नामी जो डायरेक्टर जनरल था वो कहता है कि मैंने जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पर अपने जूनियर को यह टास्क दिया था कि मिस्टर कसूरी का मर्डर कर दिया जाए और मिस्टर कसूरी को जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पर कत्ल किया गया। ये इंटरम चालान और फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट होती है तो अप्रूवर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली यह है कि इस पूरे केस का ट्रायल सेशन कोर्ट में नहीं चला। जहां पर मर्डर ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है, वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल हाई कोर्ट में चला। जहां पर
ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट होती है और अगर कोई सजा मिले तो उसकी अपील हाई कोर्ट में आती है, और अगर डेथ सेंटेंस मिल जाए तो उसका मर्डर रेफरेंस बन के हाई कोर्ट में आता है, और डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस बैठते हैं और उस केस को सुनने के बाद उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करते हैं या नहीं करते। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के अंदर ट्रायल कोर्ट जो थी वो सेशन कोर्ट नहीं थी बल्कि हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट कभी भी मर्डर ट्रायल नहीं कर सकती। मर्डर ट्रायल का इख्तियार सिर्फ सेशन कोर्ट के पास था। यही वजह है कि सीआरपीसी की सेक्शन 376 कभी फॉलो ही नहीं हुई। सेक्शन 376 कहती है कि कभी भी नीचे से कोर्ट, सेशन कोर्ट कभी कोई केस डिसाइड करेगी तो उसको कंफर्म करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की है। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ही हाई कोर्ट थी तो अपील का एक राइट जुल्फकार अली भुट्टो को कभी मिला ही नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो की ट्रायल कोर्ट चूंकि हाई कोर्ट थी तो सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी की प्रोविजंस फॉलो ना हुई। अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल करना ही था फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट तो उसको कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के ही 2 मजीद जजेस उसको कंफर्म कर सकते थे, लेकिन वो प्रोविजंस फॉलो नहीं हुई। फिर इस ट्रायल कोर्ट का जो हेड था वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक थे। जस्टिस मौलवी मुश्ताक वो जस्टिस थे जिनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया था ज़ियाउल हक ने, और ये वही जस्टिस थे जिनको चीफ जस्टिस लगाने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो कभी भी तैयार ना थे। इसका मतलब है कि वो जस्टिस जिसको चीफ जस्टिस नहीं लगाया जुल्फकार अली भुट्टो ने, और ज़ियाउल हक ने जब हुकूमत का तख्ता पलट के उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया और बाद में चीफ जस्टिस बनाया, तो उसी एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एक जुडिशियल मर्डर किया ट्रायल करते हुए। फिर जब इसका चलान जमा होता है इस केस का, तो चलान जाता है सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट उस केस की कग्निजेंस ले लेती है। उसके बावजूद 12 सितंबर 1977 को इसकी कग्निजेंस होती है, तो 13 सितंबर 1977 को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक इस केस को अपने पास हाई कोर्ट में बुला लेते हैं और हाई कोर्ट में उस वक्त एक फुल बेंच क्रिएट करके इसका ट्रायल शुरू कर देते हैं। कोई 40 से ज्यादा गवाहों को बुलाया जाता है और 2 से 3 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट किया जाता है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस थे, उन जस्टिस का नाम था अनवारुल हक। ये भी वही जस्टिस थे जिनको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लगाया था जुल्फकार अली भुट्टो ने। उस वक्त वो जो जस्टिस अनवारुल हक थे उन्होंने भी उस अपील को डिसमिस किया, यहां तक कि उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल होती है और रिव्यू पिटीशन में भी यूनानिमसली एक डिसीजन लिया जाता है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को सजा सुना दी जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो के केस में एक बहुत अहम चीज थी कि फुल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था वो 9 जजेस का था, लेकिन 5 जजेस जुल्फकार अली भुट्टो के हक में थे और 4 जजेस खिलाफ थे। उस बेंच में से 2 जजेस को निकाल के 7 जजेस का एक बेंच बनाया गया, जिसके बाद 4 जजेस जो खिलाफ थे उनका डिसीजन मेजोरिटी डिसीजन हो गया और अपील के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी जाती है। और सजाए मौत सुना दी जाने के बाद 2 अप्रैल 1978 को वो दिन चुना जाता है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी जानी थी। उस डे में तोसी देकर 4 अप्रैल 1978 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को सजा सुना दी जाती है, बल्कि जो सजा सुनाई जाती है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो जाती है, उनको फांसी दे दी जाती है। जेल सुपरिटेंडेंट बताता है कि 1 घंटा जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पे लटकाया गया ताकि उसकी जिंदगी ना बचे। इस पूरे केस के अंदर आपने देखा कि किस तरह बहुत से मामलात ऐसे थे जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल ना मिला। यह पॉसिबल है कि जुल्फकार अली भुट्टो मिस्टर कसूरी के कत्ल के अंदर मुलव्वस हो, यह पॉसिबल है, लेकिन फेयर ट्रायल मिलना उनका राइट था। जिन्होंने कत्ल किया उनको छोड़ दिया गया और जो इमा पर जो शामिल थे, जिनकी मां पर कत्ल किया गया, उनको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मिलने थे। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि जिस बंदे ने मारा उसको तो सजाए मौत मिले, लेकिन जिसके कहने पर मारा वो मौके वारदात पे मौजूद नहीं था, वो अग्रेसर नहीं था, वो अटेम्प्टर नहीं था मौके पर, उसकी सिर्फ अबैटमेंट थी, और जो सिर्फ अबैटमेंट करता है उसको सजाए मौत नहीं सुनाई जा सकती बल्कि उसको उम्र कैद दी जा सकती थी। उसको सजा कम मिल सकती थी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पे फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर जुल्फकार अली भुट्टो इस कत्ल के अंदर मुलव्वस थे। अगर इस केस का फेयर ट्रायल चलता तो डेफिनेटली जुल्फकार अली भुट्टो इसमें से बरी हो जाते, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर यह मर्डर ट्रायल इसलिए चलाया गया कि ज़ियाउल हक को चीफ बनाने वाला जुल्फकार अली भुट्टो था। चूंकि ज़ियाउल हक को चीफ बनाने वाला जुल्फकार अली भुट्टो था,
तो जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता पलट के जियाउल हक ने आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की, जो कि हाई ट्रीजन के जिम्मे में आता है, जो कि गद्दारी के जिम्मे में आता है। और गालब इम्कान था कि जियाउल हक उस गद्दारी के मुकदमे के अंदर, जिसकी सजा मौत भी है और उम्र कैद भी है, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जियाउल हक भी जेल चले जाता। यही वजह है कि जियाउल हक ने एक आर्बिट्रेरी और अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर तमाम जजेस को मैनिपुलेट करते हुए एक जुडिशियल मर्डर करवाया। आज सुप्रीम कोर्ट ये मानती है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 2024-25 के अंदर अपनी जजमेंट के अंदर वाजिया कर दिया, जिसमें एक लार्जर बेंच बैठा और लार्जर बेंच ने बैठकर ये डिसाइड कर दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो मर्डर था वो एक जुडिशियल मर्डर था, वो एक अथॉरिटेरियन रजीम के अंदर एक मर्डर था। और ट्रांजिशनल जस्टिस यही कहता है कि अथॉरिटेरियन रजीम के अंदर अगर कोई मर्डर हुआ है तो उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। अगरचे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी सुना दी गई, फांसी दे दी गई, सजा सुना दी गई, मारा गया जुल्फकार अली भुट्टो, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो कई लोगों के सीनों में आज भी जिंदा है। वो जजेस जिन्होंने जुडिशियल मर्डर किया था वो आज भी अकाउंटेबल हैं अपने उन तमाम फैसलों के लिए। और आज इतने अरसे बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को सुनाती है तो उसके अंदर वाजिया और सुनहरी हरूफ में लिखती है कि द मर्डर ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो वाज अ जुडिशियल मर्डर। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।